गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। देखो, जैसा कि अभी तक हमने जो भी टॉपिक क्लियर किया था वो सॉल्युबिलिटी के बारे में ही चल रहा है कंटिन्यू, और सारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं। कुछ लेवल हैं जो बोर्ड का है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह को देखा है। अगर आप वो सारे लेक्चर को आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को भी आप जरूर देखें। आज जो भी हम बात करेंगे वो बिल्कुल सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और पिछले लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने बात किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, जिसका कि इफेक्ट भी हमने देखा था टेम्परेचर और प्रेशर का। तो ठीक उसी तरीके से उसी बेसिस पर आज हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि एक गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर के ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रभावित करता है। हालांकि टेम्परेचर को भी हम लास्ट में थोड़ा सा इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, थोड़ा उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो प्रेशर से रिलेटेड रहेगा। और किसके बीच में रहेगा बाबू? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड और गैस के बीच में, कि गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल है। तो एक बात तो मैं हम आपको बता दूं, सबसे पहले एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, गए फ्रिज से ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स को निकाला और कोल्ड ड्रिंक्स को ऐसे टप से ऐसे ओपन किया और उसके बाद पी रहे हो, तो क्या हो रही है? एक चीज देखो, जैसे ही तुम ओपन करते हो तो ओपन करने पर क्या होती है? तो बाहर एक अजीब सा गैस आता है। देखियो कभी ऐसे बाहर एक जो गैस आया, ये जो गैस आया, ये गैस कौन गैस होता है पता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ही डिसॉल्व है। ये कब डिसॉल्व होता है, क्यों डिसॉल्व होता है, कैसे डिसॉल्व होता है बताओ? टेम्परेचर को क्या किया जाता है, जहां भी ये बनता है, जहां भी इसका फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल लो कर दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, कांस्टेंट रखना है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी? जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको उसके अंदर फिल कर दिया जाता है और बिल्कुल हाई प्रेशर पर उसको कंप्रेस करके और उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसे ही तुम उसको बाहर लाते हो तो क्या होती है कि जैसे ही प्रेशर जो वो है वो डिक्रीज करेगा, वो बस अंदर से निकल के गैस क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। क्योंकि वो पहले तो अंदर में ज्यादा प्रेशर था, इस कारण गैस जो था वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही आप बाहर लाए, ओपन किए, तो ओपन करने से क्या होगा कि वो प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना चाहेगा बाहर के रिस्पेक्ट में। तो बाहर के रिस्पेक्ट में जैसे ही नॉर्मल होना चाहेगा तो प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा अंदर में, क्योंकि गैस तो बाहर में क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है बॉल के ऊपर, वो ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर, ऊपर ढक्कन के ऊपर। अब जिसने ओपन किया तो प्रेशर तो ऊपर की ओर लगा ही रहा था, सारा गैस बाहर आएगा। बाहर आएगा तो आपको साफ दिखाई देता है कि बबल्स जो है वो बाहर आ रहे हैं। मतलब एक चीज तो तय है कि हमने जब प्रेशर को कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी है वो कम रहा है। क्योंकि प्रेशर कमने का अर्थ क्या हो रहा है कि आपने टैप को ओपन किया, जैसे ही वहां से ढक्कन को हटाया तो गैस बाहर निकल रहा है, मतलब कि प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, मतलब प्रेशर कम रहा है। तो जब प्रेशर कम रहा है तो सॉल्युबिलिटी देख रहे हो घट जा रहा है खुद से। ठीक है, इसी कारण से हम इसको कंसेप्ट को उलट करके क्या लिखते हैं बाबू कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। मतलब कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर इंक्रीज कर जाती है। कब? जब उस गैस के लिए लिक्विड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। जब कभी भी आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ऐसी स्थिति में गैस जो है वो मोर एंड मोर और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं इस तरीके से पिक्चर के माध्यम से। देखो, हम आपके सामने 3 बीकर बना दिए हैं। देखो, बीकर का साइज सेम रहेगा, हाँ वो बात अलग है, हाथ से बनाते समय ना थोड़ा बहुत इधर उधर साइज हो गया है, लेकिन आप कंसीडर जो करेंगे वो बिल्कुल करेंगे एकदम बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंशिएशन लो ये बीकर के अंदर में नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। टी 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 टेम्परेचर बिल्कुल सबके लिए है। और कंटेनर का जो ये हमने आगे ही कहा कि एरिया जो वॉल्यूम है बिल्कुल सारा कुछ सेम है। इसके अंदर कोई ये चीज़ें नहीं है कि मतलब कोई बड़ा दिख रहा है सर तो ये तो बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अमाउंट भी जो है गैस की जो है, अमाउंट देख रहे हैं ना, ये गैसेज मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो पार्ट दिखाया वो हमने गैसेज दिखाया कि सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये लिक्विड है, ये गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के रूप में हम वाटर को ले सकते हैं,
कोई भी चीज़ ले ले यार, उसमें क्या है, वाटर ले लो या अल्कोहल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, एसीटोन ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ऐसे वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, किसी भी चीज़ को हमने इस तरीके से लिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो लिक्विड लिए हैं इसके सरफेस पर हमने कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स को पुट कर दिया यहाँ। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं, मान लो प्रेशर की अमाउंट P1 है, लेकिन अब यहाँ याद रखना है, क्योंकि आपको कहा गया है जो हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर को रखेंगे, प्रेशर को नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 3 जो वीजल हमने लिया था, जो 3 कंटेनर लिया था, उसके अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम, लिक्विड की अमाउंट बिल्कुल सेम, सारा कुछ सेम, कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, सारा कुछ सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये गैस के ऊपर हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, किसी लिक्विड के अंदर में। अब ये गैस जो है वो मान लो ये डिसॉल्व हो गया, कुछ गैसेस जो है वो अंदर आकर के ये ऐसे डिसॉल्व होगा, ठीक है, कुछ गैसियस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए इस तरीके से, और ये P1 प्रेशर था। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगाया गया प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इस पॉइंट पे लगा देंगे, इस बीकर के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे, तो यहाँ देखो गैसियस मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा डिसॉल्व हो गया, ठीक है। प्रेशर जैसे ही तुम बढ़ाओगे गैस मॉलिक्यूल और ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब क्या करेंगे कि यहां और भी ज्यादा प्रेशर लगाओ, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओ, ये दोनों से ही ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो होगा सॉल्युबिलिटी यहां हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में अगर देखा जाए बाबू, तो जो अगर P1 होगा वो स्मॉलर होगा P2 से, स्मॉलर होगा P3 से, मतलब सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होगी गैस वो P3 प्रेशर पर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो है ना कि मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस जो होता है वो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होता है, किसके अंदर में बाबू, लिक्विड के अंदर में। याद रखिएगा ये लिक्विड और गैस के लिए इफेक्ट है, ठीक है, याद रखना इस बात को। इसी प्रेशर और गैसियस सॉल्युबिलिटी के ऊपर में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी, जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया है। क्या कंसेप्ट दिया, बहुत ही जबरदस्त है वो, देखो वो कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, किसका सॉल्युबिलिटी, गैस का, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कि वो जो गैस जो देख रहे हो उस गैस का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो, मतलब 2 या 3 गैस या एक गैस जो डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर, तो वो गैस कुछ ना कुछ क्या करता है, दीवार के ऊपर अपना एक प्रेशर डालता है, और लिक्विड का भी अपना प्रेशर होता है, जो उसका जो खास प्रेशर होता है उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये अगर ये कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो ये आप फर्स्ट जो इसके पिछले जो लेक्चर है वो जरूर पढ़ें, उसको जरूर देखो, और इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस लेक्चर नंबर 6 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी तुम उसको देखकर सीख सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ऐसे भी हम इसके अंदर बताना कि जो अपना प्रेशर एक का होता है ना उसको पार्शियल प्रेशर, पार्शियल में क्या होता है, आंशिक, आंशिक मतलब केवल खास उसका, ठीक है, तो जो उसके द्वारा जो लगाया गया, किसी एक गैस के द्वारा लगाया, किसी लिक्विड के द्वारा लगाया, अपना जो प्रेशर उसी को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या कि अगर गैस डिसॉल्व है लिक्विड के अंदर तो लिक्विड के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर, गैस के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर, समझ में आ रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, मतलब उतना ही ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा जितना ज्यादा कि वो प्रेशर लगाएगा, सीधी सी बात है प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है, ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके बाबू, किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक है ना, और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे, किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन इज लेस देन सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो लेस, मतलब कि मोल फ्रैक्शन अगर लेस होती है तो सॉल्युबिलिटी भी लेस होती है। तो इस कारण अब मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ऐसे उसको काई कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी जो है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ, इसलिए काई हमने लिखा है। अभी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक KH वैल्यू लाए, ये KH क्या है, KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, क्या है, हेनरी कांस्टेंट, याद रखिएगा KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं ना PH बराबर KH इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं, KH इंटू एक्स। अब मान लो कि हम प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं, 2-3 गैस, या फिर कांस्टेंट का मतलब शून्य नहीं मान ले रहे हैं, कांस्टेंट का मतलब उसको हम वैल्यू फिक्स कर ले रहे हैं कि इतना पार्शियल, इतना प्रेशर है 10 ATM या 5 ATM या इतना बार, मतलब जो भी प्रेशर है वो फिक्स कर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी बाबू, x क्या हो जाएगा 1/KH, x 1/KH, मतलब क्या हो रहा है कि KH की वैल्यू बढ़ाएंगे,
केएच की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। याद रखिएगा, दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की क्या होती है, रिलेशन होती है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि केएच वैल्यू ऑफ O2 इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि कभी किसी भी गैस के लिए लिक्विड के अंदर, जैसे मान लो एक ऑक्सीजन गैस है और उसको डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर में, और इंक्रीज अगर करते हैं टेम्परेचर, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। याद रखिएगा बात। और ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए, बता दे रहे हैं हम कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर को राइज करोगे, तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस का, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, अब मान लेते हैं कि एक बात बता रहे हैं आपको, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये जो मछलियां होती है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर कोल्ड वाटर में ही रहना प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो मछलियां जो है, या फिर मगरमच्छ है, या फिर वैसे कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, वो आखिर वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर रहना क्यों चाहते हैं, सोच के देखिए। इसलिए चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर राइज होती है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वो थोड़ा कम जाते हैं। अब आपको तो मालूम है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे वो कहाँ से ऑक्सीजन गेन करेंगे, वो भी तो वाटर से ही ऑक्सीजन गेन करते हैं। और चूंकि आपको मालूम है कि वाटर जो है वो पार्शियल सॉल्युबल है, किसके अंदर में, ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल सॉल्युबल है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। एक तो पार्शियल सॉल्युबल है, उसके अंदर तुम टेम्परेचर को राइज कर दोगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड के अंदर से क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो निकलेंगे तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर राइज होने की वजह से ऑक्सीजन निकला। अब वैसी स्थिति में खुद ब खुद एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादातर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ऐसे ठंडे जगहों पर, ठंडे पानी के बीच में ही रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट मिले। ठीक है, और दूसरी बात, वो अंदर भी जाना चाहते हैं, डेप्थनेस के अंदर जाना चाहते हैं, ज़्यादा गहराई के अंदर रहना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन का वो और ज़्यादा डिजोल्व होगा, या कोई भी गैस और ज़्यादा डिजोल्व होता है। तो जितना अंदर रहेगा, एक तो कोल्ड होगी, ठंडा होगी, और दूसरी बात प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन सब्सटेंस। जितना ज़्यादा मास उसके ऊपर रहता है उतना ही ज़्यादा ना प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। तो अगर लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा रहेगी और अंदर में रहेगा तो डेप्थनेस बढ़ रही है तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस कारण से भी वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी और वो बिल्कुल अच्छे से रह पाते हैं। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल याद आया स्कूबा डाइवर्स के बारे में, और आपको पढ़ना है। स्कूबा डाइवर्स समझ रहे हो ना, जो जल के अंदर में जाता है। तो जल के अंदर जो जाता है वो क्या होती है कि प्रेशर वहाँ जैसे जैसे डेप्थनेस बढ़ती है वैसे स्थिति में प्रेशर जो होता है वो बढ़ते जाती है। अब देखो, तुम समझो इस बात को, अब प्रेशर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए वो ऊपर में क्या करता है, वो पीठ के ऊपर लाद करके ले जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिजॉल्व्ड होते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ऑक्सीजन तो चला जाता है पूरे बॉडी के अंदर, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन और उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके वो बिल्कुल नॉर्मल वे में ये सिंपल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ भी जाता है, और ऑक्सीजन हम लोग ये कर लेते हैं, खर्च कर पाते हैं। लेकिन क्या होती है कि वो नाइट्रोजन भी हाई प्रेशर की वजह से वो ब्लड के अंदर चल जाता है। अब देखिए, ब्रीथिंग करने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, न कि नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन चूंकि ऑक्सीजन के साथ चला गया हाई प्रेशर होने की वजह से, चूंकि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, अब ब्लड के अंदर वो भी जाएगा, तब क्या होगा, देयर में बी मेकिंग ए क्लॉट। अब क्या, जहाँ तहाँ क्लॉट बना देगा वो। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल जो विजल्स हैं, ब्लड विजल्स जो मतलब नसेज जो हैं नॉर्मल, वहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ये क्या कर देगा, क्लॉट बना देगा ज़्यादा जहाँ जहाँ कहीं कहीं वो थक्का ऐसे जमा देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि वो डेड हो सकता है, वो इंसान मर सकता है, क्योंकि वहाँ जितना पहुँचना चाहिए वो ब्रेन के पास पहुँचेगा। एनॉक्सिया बीमारी हो सकती है उसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन ये कर दिया। कभी कभी देखिएगा कि अचानक से वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में बबल्स फेंकना शुरू कर देता है जैसे ही ऊपर आता है, स्कूबा डाइवर्स वगैरह। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन ही है वो निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रेशर कमना, जैसे ही कमना शुरू हो गया तो अचानक पूरा नाइट्रोजन निकलना शुरू हो जाएगा। अब नाइट्रोजन निकलेगा तो देखो कैसे स्क्रूबा डाइवर्स वगैरह के अथी से बबल्स निकलना शुरू हो जाता है, पूरा बबल्स बहुत ज़्यादा। तो वो बबल्स वही होता है, नाइट्रोजन गैस ही होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन उसके अंदर न जाए, इसके कारण हीलियम से उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, नाइट्रोजन को थोड़ा कम कर करके और हीलियम को भर दिया जाता है ताकि आसानी से जाए। और नाइट्रोजन की जितनी सफिशिएंट अमाउंट
ऐसे तो कोशिश किया जाता है जितना कम से कम जाए उसके अंदर, लेकिन अगर चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको बाहर फिर वो खुद से निकाल लेता है, क्योंकि वो लाइटर गैस है हीलियम, और नाइट्रोजन उतना कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है जब हम लोग उस गैसीय सिलेंडर के अंदर कम अमाउंट में भरते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट कर देते हैं। इज दैट ओके? और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि वहाँ देखो जब जाता है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री वगैरह, तो वहाँ क्या होती है कि अभी यहाँ अर्थ पे हैं हम लोग तो प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, नॉर्मल प्रेशर है, तो इधर से जो प्रेशर पड़ रहा है हमारे नसेस के ऊपर वो, और ब्लड के द्वारा पड़ रहा है एटमॉस्फेयर पे, वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल सेम है। जितना ये प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहा है वही नस अंदर से भी शरीर हमारा उसके ऊपर उतना प्रेशर डाल रहा है। नली से बिल्कुल साफ पानी बिल्कुल साफ ब्लड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि प्रेशर कम जाती है, तो प्रेशर बाहर का प्रेशर कम गया, तो बाहर का प्रेशर कम गया और नस के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जब कभी हम लोग ऐसे करते हैं तो एक तो प्रेशर अंदर में बड़ी का ऑलरेडी ज़्यादा है और जा नहीं पा रहा है, चूँकि डिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो ढंग से डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो अंदर जा ही नहीं पा रहा है। ज़्यादा सांस लेने के चक्कर में हम लोग ऐसे खींचते हैं, जैसे ही खींचते हैं तो अंदर में तो प्रेशर ज़्यादा है, इसी कारण से फटता है, तो नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अंदर में पानी खूब रहेगा पाइप के अंदर और तुम अचानक मोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं तो फटेगा ना, तो यही कारण यहाँ भी होती है। ठीक है, तो वहाँ भी क्या करते हैं कि हम लोग लाइटर गैस ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करके देते हैं ताकि जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन ले पाए वहाँ एस्ट्रोनॉट वगैरह भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रेशर और टेम्परेचर का, जो कि ये सॉल्युबिलिटी को घटता और बढ़ता है। पर एक ही चीज़ याद रखेंगे, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी? गैस की, लिक्विड के अंदर, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऐसी स्थिति में सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। किसके का? ये गैस और लिक्विड के लिए। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सीखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके ऊपर आता है कंपटीशन के अंदर, है ना। काफ़ी कुछ थ्योरी के माध्यम से हमने इस चीज़ को समझा, और आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे P = KH × X। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आपको एक देते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त। तो चलिए आइए हम लोग मिलकर के बनाते हैं बेटा इसको। चलो अब फॉर्मूला बस ये याद रखें कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन के। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे बढ़ता है, जैसे घटेगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं और ये प्रॉब्लम जो है हम लोग मिल के दोनों ही साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ पास्कल at 298 Kelvin। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब कि इसकी अमाउंट पूछ रहा है, इसकी मात्रा पूछा जा रहा है आपसे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाए। इज दैट ओके? यही प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो रिजल्ट दिया हुआ है वो सारे रिजल्ट को हम लोग लिख दें। तो आपको KH की वैल्यू दी हुई है, तो KH = कितना दिया हुआ है? 1.67 × 10⁸ पास्कल। आगे क्या दिया हुआ है बाबू? तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है, V दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। ठीक है, 500 मिलीलीटर दिया हुआ है ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड 2.5, और प्रेशर दिया हुआ है 2.5 atm दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पास्कल में चेंज कर लेंगे। तो 2.5 atm है तो प्रेशर = कितना हो जाएगा? तो 2.5 × 1.01 × 10⁵ पास्कल। 2.5 × 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब हम लोग प्रेशर देख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.33 के आसपास आ जाएगा। 2.33 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेते हैं।
तो जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 1.0 तो आ जाएगा 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब आप फॉर्मूला यहां लिखें कि P इज इक्वल टू के एच इंटू काई या एक्स। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो आप x इज इक्वल टू निकाल लीजिए यहां से। सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, बताओ? तो पी वाई क्या हो जाएगा, k इंटू एच, यही होगा ना। पी एक्स अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्स है, के एच एक्स इज इक्वल टू पी लिखोगे और x करोगे तो पी वाई के एच एक्स होगा, के एच हो जाएगा। x इज इक्वल टू पी, तो प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.53 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई के एच कितना है 1.67 इंटू 10⁸। ठीक है, x बराबर, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम कैलकुलेटर से अगर करेंगे तो आप भी ऐसा नहीं कर लेंगे, आप जो है ना वो सिस्टम से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 2.53 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना 1.67। आप इसको जरूर कैलकुलेट करें, ऐसे हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा कितना 0.00253 डिवाइडेड बाई 1.67। ठीक है, ये आ जाएगा 0.00152, 0.00152। ये आ गया x की वैल्यू। अब हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। क्या निकाल ले बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने का तरीका आपको मालूम है। तो x बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 NCO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा NCO2 प्लस NH2O, है ना। x ऐसे ही निकालेंगे ना बाबू। आपको ऑलरेडी हम मोल फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से ज़रूर जाकर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए। तो x इज इक्वल टू NCO2। तो NCO2 को जो है वो हम लोग NCO2 को क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे कि सिंस NCO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज वेरी लेस इन अमाउंट, बहुत कम मात्रा में है, तो हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे और लिख देंगे x इज इक्वल टू NCO2 बाई NH2O। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ NCO2, तो लिख देंगे x बराबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। x बराबर कितना लाए थे आप 0.00152 इंटू NCO2 निकाल लेंगे इंटू NH2O। तो NH2O कितना हो जाएगा, NH2O निकालने के लिए क्या करना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स, NH2O निकालने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O है, मतलब कि गिवन मास बाई रियल मास। तो गिवन मास कितना है, तो मास आपको दिया हुआ नहीं है, तो मास नहीं दिया हुआ है तो वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 500 मिलीलीटर। तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर और डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता ही है। तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होती है, आपको मालूम है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी चूंकि 1 होता है और वॉल्यूम 500 दिया हुआ है, तो मास हो गया कितना, सीधा सीधा 5 ग्राम। तो आप कर देंगे इसका कितना 500 ग्राम, मतलब कि 500 बाई 18, है ना। यहाँ हो जाएगा गिवन मास बाई रियल मास। तो गिवन मास आपका हो गया कितना 500 ग्राम बाई रियल मास हो गया इतना 18। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि 500 से ये मल्टीप्लाई करके और 18 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.042 के आसपास। कितना आ जाएगा 0.042 के आसपास। अब इसके बाद ये क्या आ गया तुम्हारा बाबू NCO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाई रियल मास। तो गिवन मास आपको ही ने निकालना है, यही ने था कैलकुलेट द क्वांटिटी।
तो गिवन मास इज इक्वल टू NCO2, तो NCO2 कितना है 0.042 इंटू रियल मास, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रियल मास देख लीजिए कितनी होती है, ये हो जाएगी 12 + 32 बराबर कितना हो गया 44, और ये 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1.81 ग्राम के समथिंग आपका आ जाएगा। इज दैट ओके? कंसेप्ट है, आप इसको बहुत ही बारीक ढंग से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। आप इसको फिर से अपने से बनाइए, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन में इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है, ऐसा नहीं हमने कहा कि जाओगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा, जाओगे और धड़ल्ले से बना दोगे, ये इसी बेसिस पे होता है, इसी तरीके से आपसे पूछेगा तो ये चीज़ आप वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही निकाल देंगे। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आज जो भी हमने सीखा वो सॉल्युबिलिटी सीखा कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर किस तरीके से निकालते हैं और उसके अमाउंट कैसे निकालते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसको अच्छे से ध्यान ये करें, मतलब मेमोराइज करें, और जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे जो कि वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है। वहीं से मेन सारा कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछता है, उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।